फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एसक्यूएल के अंदर नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट। इसके पहले लेक्चर में हमने कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी देखा था एंड इससे पहले हमने पूरे कंस्ट्रेंट भी कवर किए थे, प्राइमरी की, यूनिक की, नल कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट। ओके, एंड अब हम देखेंगे एसक्यूएल के अंदर नॉर्मलाइजेशन का क्या कंसेप्ट है। ओके, सो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द डेटाबेस। डेटा के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए एक प्रोसेस रहता है एसक्यूएल के अंदर, उसे हम कहेंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी फ्रॉम द रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशन। ओके, हम पहले देखते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या है। मतलब नॉर्मलाइजेशन के यहाँ पे टोटल 1 to 6 नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म है, NF1 to NF6, और हर एक नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या आता है वो अब हम देखेंगे। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन दी डेटाबेस। ये एक ही लाइन से हमें पता चलता है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमें क्या करना है। ओके, नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम एसक्यूएल के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। एक प्रकार से ये देखो तो रूल्स असाइन किए हैं कि डेटा क्या होना चाहिए, कैसे फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे मेरा एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट करती हूँ। ओके, कनेक्ट, यहाँ से न्यू क्यूरी ओपन करती हूँ। ओके, मैं यहाँ पे मेरा मास्टर डेटाबेस है, मैं यहाँ पे मेरा डेटाबेस सिलेक्ट करती हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करती हूँ पहले। मैं यहाँ पे 2 टेबल यूज करूंगी। उसके पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या है वो आपको बताती हूँ। ओके, मेरा फर्स्ट, मैं अभी के लिए खाली एक ही कॉलम डालती हूँ इसके अंदर। ओके, मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है और उसके अंदर नेम का एक कॉलम है। मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। ओके, ऑलरेडी मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, मैं ड्रॉप करती हूँ उसे पहले। मैंने मेरा एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर दिया। ओके, अब मैं इसके अंदर डेटा इंसर्ट करती हूँ। अब देखो मैं कैसा डेटा इंसर्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे डेटा एक ही कॉलम में पूरा का पूरा डेटा इंसर्ट किया है। ओके, मैं ड्रॉबैक भी बताती हूँ आपको, और ऐसा क्यों नॉर्मलाइजेशन में आ गया वो भी बताती हूँ। ओके, मैंने टेबल बनाया एम्प्लॉय नाम का, उसके अंदर नेम नाम के कॉलम में मैंने सभी एम्प्लॉय के नाम डाल दे। ओके, ये ऐसा मैंने टेबल बना दिया। अब सपोज मुझे, मेरे पास एक और एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉय आ गए मेरे पास, तो मेरे पास तो अलग अलग कॉलम नहीं है या फिर अलग रो नहीं है उसके अंदर इंसर्ट करने के लिए। सो मैं इसी के अंदर अब इंसर्ट करूंगी। तो हम डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, एग्जिटिंग में अपडेट करके करते हैं। अपडेट एम्प्लॉई सेट नेम इक्वल टू, मैं इसी के अंदर कॉमा करके अब डालना पड़ेगा मुझे। ओके, ऐसे ऐसे मैंने डेटा अब इंसर्ट कर दिया। एक्चुअली इससे क्या होता है, इससे अगर सपोज मेरे पास और 4-5 एम्प्लॉय आ गए तो यही क्वेरी मुझे बार बार इससे एडिट करना पड़ेगा, और स्पेसिफिक एक के लिए मैं यहाँ पे कुछ असाइन नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास सेम नेम के भी आ सकते हैं कैंडिडेट। अब इससे मुझे क्या पता चलता है, मतलब ये रॉन्ग वे है। ओके, सो पहले फॉर्म में क्या आता है, देयर शुड नॉट बी अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इन दी कॉलम। कॉलम में, एक कॉलम में हमारी एक ही वैल्यू रहेगी। देयर शुड नॉट बी अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इन द कॉलम। वैल्यू मस्ट बी एटोमिक, मीन्स एक कॉलम में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, इसका मतलब है। ओके, ये आता है हमारे पहले नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में, NF1 में। एक कॉलम में खाली एक ही वैल्यू आ सकती है। देयर शुड नॉट बी अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इन कॉलम, वैल्यूज मस्ट बी एटोमिक। देयर शुड नॉट बी कॉलम रिपीटेटिंग ग्रुप्स, मीन्स क्या, अब देखते हैं कॉलम रिपीटेटिंग ग्रुप्स मतलब क्या, वो अब हम देखते हैं। मैं यही ड्रॉप करके बना रही हूँ। मेरे पास पहला एम्प्लॉई है। ओके, सेम मेरे पास, अब मैं क्या करती हूँ, दूसरा
ये थ्योरी रिलेटेड पार्ट्स है। ओके, बेसिकली मैंने टेबल बना दिया। मैंने अब हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग कॉलम बना दिया। देखो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग कॉलम कॉलम बना दिए और हर एक एम्प्लॉय अलग अलग कॉलम में डाल दिए। ओके, सो पहले क्या था, देयर शुड नॉट बी ए कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो ठीक है, अब हमने इसे स्प्लिट किया। लेकिन सपोज मेरे पास अगर मल्टीपल एम्प्लॉय आ गए, अभी तो यहाँ पे 3 है लेकिन बाद में यहाँ पे 500 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, तो बार बार हम क्या कॉलम टेबल का स्कीमा अफेक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो ये ड्रॉबैक है हमारे हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग कॉलम बनाने का। सो यहाँ पे क्या है, देयर शुड नॉट बी अ कॉलम रिपीटेटिंग ग्रुप। यहाँ पे एम्प्लॉय 1 2 3 हर एक एम्प्लॉय के लिए सेम सेम आ रहा है। सो देयर शुड नॉट बी अ कॉलम रिपीटेटिंग ग्रुप, ऐसा होना नहीं चाहिए। एंड एवरी टेबल मस्ट हैव ए प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि प्राइमरी की क्यों होना चाहिए टेबल में। ओके, मैं यही टेबल ड्रॉप करती हूँ। अगर मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया तो आपको पता है हम स्पेसिफिक कैंडिडेट डिलीट नहीं कर सकते। ओके, मैंने ये विदाउट कैंडिडेट बना दिया और मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करती हूँ। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। ओके, अब देखो मेरे पास दो कैंडिडेट है, अब विशाल एंड दीपक। एंड मेरे पास सपोज थर्ड कॉलम थर्ड 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 एम्प्लॉय आ गया, उसका भी नाम विशाल है और खाली एज डिफरेंस है। ओके, अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम डेटा रिट्रीव करके। मेरे पास अब विशाल के 2 है और दीपक का 1 है, लेकिन मैं पर्टिकुलर यहाँ पे सपोज मुझे विशाल का डेटा डिलीट करना है, तो मैं इससे बता पा रही हूँ क्या कि कौन सा विशाल मुझे डिलीट करना है। ओके, यहाँ पे कुछ तो आइडिया साइन होना चाहिए ना कि ये 1 नंबर का एम्प्लॉय आईडी वाला विशाल डिलीट कर दो, 3 एम्प्लॉय आईडी का विशाल डिलीट कर दो। ओके, सो देयर शुड बी अ प्राइमरी की इन अ टेबल, इसीलिए टेबल में प्राइमरी की होना जरूरी है। मैंने टेबल ड्रॉप किया, यहाँ पे मैं आईडी क्रिएट करती हूँ, आईडी इंट, और प्राइमरी की कैसे बनाते हैं मैंने ये ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में बता दिया है। मैं टेबल क्रिएट करती हूँ। सपोज पहले विशाल का आईडी है 1 कॉमा, दीपक का आईडी है 2 कॉमा एम्प्लॉय आईडी, एंड विशाल का ये वाले विशाल का एम्प्लॉय आईडी है 3। मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया, तीसरा भी डेटा इंसर्ट कर दिया। अब हम डेटा देखते हैं। देखो अब यहाँ से हम एक पर्टिकुलर 3 आईडी वाला विशाल यहाँ से इस आईडी कॉलम से हम डिलीट करते हैं। ओके, सो पहला नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हमें ये बता रहा है कि देयर शुड नॉट बी अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इन दी कॉलम, वैल्यू मस्ट बी ऑटोमिक। एक कॉलम में हम कॉमा करके वैल्यू नहीं दे सकते। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू अगर हम देंगे तो वहां पे हो जाएगा कंफ्यूजन हो जाएगा, वहां पे हम डेटा मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। हम बार बार एक ही रो नहीं एडिट करते। ओके, अगर स्पेसिफिक सपोज दीपक का कुछ हमें इंसर्ट करना है तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे। ओके, सो देयर शुड नॉट बी अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इन द कॉलम, वैल्यू मस्ट बी ऑटोमिक। एक कॉलम में एक ही वैल्यू होना चाहिए। ओके, देन देयर शुड नॉट बी अ कॉलम रिपीटेटिंग ग्रुप। कॉलम रिपीटेटिंग ग्रुप एक टेबल में नहीं होनी चाहिए। मीन्स एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम 1 के लिए अलग कॉलम, एम्प्लॉय नेम के लिए अलग कॉलम, ये होना नहीं चाहिए। ओके, एंड देयर एंड एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की। एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की मीन्स हर एक टेबल में प्राइमरी की होना ही चाहिए। अगर प्राइमरी की नहीं होगा तब हम पर्टिकुलर रो नहीं डिलीट कर सकते। अगर
एक नाम के दो कैंडिडेट होंगे, दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट होंगे, तो पर्टिकुलर कौन सा डिलीट करना है ये हमें समझने के लिए यहाँ पे प्राइमरी की होना मस्ट है टेबल में। ओके, सो पहले नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में ये आता है। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या बोलता है? सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म मस्ट फॉलो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। मतलब पहले नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में जो जो दिया है वो तो फॉलो करना ही चाहिए, प्लस आइडेंटिफाई ग्रुप एंड स्प्लिट टेबल एंड मेक रिलेशनशिप बिटवीन देम यूजिंग फॉरेन की कंस्टेंट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर टेबल है, अगर टेबल में अलग अलग एंटिटीज, अलग अलग टाइप्स के एंटिटीज आ रहे हैं, सपोज यहाँ पे मेरा एम्प्लॉई का टेबल है, तो एम्प्लॉई, मेरे एम्प्लॉई के लिए मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट का भी अलग टेबल आ सकता है। ओके, सो एम्प्लॉई के ही टेबल में डिपार्टमेंट का भी नहीं डाल सकती। ओके, सो आइडेंटिफाई ग्रुप्स एंड स्प्लिट टेबल। टेबल ग्रुप हमें आइडेंटिफाई करने हैं और टेबल को स्प्लिट करना है, एंड मेक रिलेशनशिप बिटवीन देम यूजिंग फॉरेन की कंस्टेंट। एंड दोनों में हमें रिलेशन क्रिएट करना है बाय यूजिंग फॉरेन की कंस्टेंट। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ हम कैसे करते हैं। ओके, मैं टेबल ड्रॉप करती हूँ एम्प्लॉय का, मैं फिर से एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करती हूँ, लेकिन अब हम उसमें, मैं यहाँ पे NF2 करती हूँ। ओके, अब हम इसमें ऐड करेंगे डिपार्टमेंट का आईडी ऐड करेंगे। उसके पहले मुझे यहाँ पे प्राइमरी की टेबल, फॉरेन की टेबल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आप देख सकते हैं हमारे पहले लेक्चर में। उसके पहले मुझे प्राइमरी की टेबल बनाना पड़ेगा और बाद में मैं उसके प्राइमरी की टेबल यूज करके फॉरेन की टेबल बनाऊंगी। मेरे पास अब डिपार्टमेंट और एम्प्लॉई है। ओके, सो एम्प्लॉई में डिपार्टमेंट आईडी डिपेंड रहेगा हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर। मैं एक सपोज मेरे पास एम्प्लॉई है, पहला एम्प्लॉई का मेरे पास ID1 है, उसका नेम आएगा, एज आएगा, डिपार्टमेंट आईडी आएगा, डिपार्टमेंट का नेम आएगा, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन मैं ये सब डेटा यहाँ पे नहीं डाल सकती। अगर मैंने यहाँ पे ये डेटा डाला तो वो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, डेटा हमें मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, एक ही टेबल में हम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का डेटा नहीं डाल सकते। डाल दिया तो वो हम डेटा मेंटेनेबिलिटी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, डेटा रिडंडेंसी हो जाएगा। ओके, सो मुझे ये यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी का टेबल में अलग से बनाऊंगी और उस टेबल का और एम्प्लॉय टेबल का मैं रिलेशन क्रिएट करूंगी। ओके, सो अभी के लिए मैं ये जो है हमारा डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, इसका यूज करके मैं अलग टेबल बनाऊंगी। ओके, अब देखते हैं हम यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट का मैं टेबल बनाऊंगी। डिपार्टमेंट का टेबल है तो डिपार्टमेंट का आईडी आएगा। डिपार्टमेंट आईडी क्या आता है, इंट। हर एक टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए एज पर हमारा पहला नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। पहला नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हम फॉलो करके सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म यहाँ पे बनाएंगे। ओके, डिपार्टमेंट नेम आएगा, नेम का डेटा टाइप आता है varchar। ओके, देन डिपार्टमेंट का सपोज मैं यहाँ पे लोकेशन डालती हूँ, लोकेशन भी आएगा हमारा varchar 15 में। ओके, मेरे पास इतना ही कॉलम है खाली डिपार्टमेंट का। ये देखो, ये टेबल अब हमारा फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी फॉलो कर रहा है। हमने प्राइमरी की भी लगाया, वैल्यूज भी एटॉमिक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज भी नहीं आएंगे टेबल में। ओके, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट में डेटा कुछ तो इंसर्ट करूंगी, वैल्यूज एज पर कॉलम का सीक्वेंस। अब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे। सपोज पहला क्या है, डिपार्टमेंट आईडी 1। ओके, कॉमा डिपार्टमेंट का नेम सपोज मैं यहाँ पे डालूंगी IT डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का लोकेशन में सपोज यहाँ पे डालूंगी मुंबई। ओके, ये है मेरा पहला कॉलम। ओके, मैं वैल्यूज इंसर्ट करती हूँ, इंसर्ट। मैं सेकेंड भी कॉलम बनाती हूँ, मैं एक और दो कॉलम बनाती हूँ। देखो, ये प्राइमरी की है तो हमें हर एक के लिए अलग आईडी असाइन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा डेटा वो इंसर्ट नहीं होगा। हर एक के लिए हमें अलग अलग आईडी डालना पड़ेगा। ओके, ये 4। सपोज मैं यहाँ पे लोकेशन डालती हूँ पुणे। ओके, हमने
डेटा इंसर्ट कर दिया। ओके, मैं डेटा रिट्रीव करती हूँ बाय यूजिंग सिलेक्ट क्यूरी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम, सॉरी डिपार्टमेंट है हमारे टेबल का नाम अभी। ओके, डेटा देखते हैं। हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, आईडी, एडमिन, एचआर। अब हम एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज एंड डिपार्टमेंट आईडी। अब देखो सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या बोलता है कि हमारा जो टेबल है मस्ट फॉलो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, उसने फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी फॉलो करना चाहिए। एंड आइडेंटिफाई ग्रुप एंड स्प्लिट टेबल एंड मेक रिलेशनशिप बिटवीन देम यूजिंग फॉरेन की। हमें ग्रुप आइडेंटिफाई करके टेबल स्प्लिट करना है एंड रिलेशन क्रिएट करना है। हमने टेबल तो स्प्लिट किए, डिपार्टमेंट के लिए अलग बनाया, एम्प्लॉय के लिए अलग बनाया। इसने फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी फॉलो किया, हमने प्राइमरी की भी बना दिया, हर एक के लिए कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज नहीं आएंगे। ओके, एंड अब इन दोनों में हमें रिलेशन क्रिएट करना है बाय यूजिंग फॉरेन की। एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल में अब हमें फॉरेन की का रिलेशन क्रिएट करना है। ओके, सो बेसिकली हम कौन से टेबल के ऊपर फॉरेन की लगा सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमें जिस टेबल के ऊपर प्राइमरी की है उसी कॉलम के ऊपर हमें फॉरेन की लगा सकते हैं। ओके, सो डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉय के लिए डिपार्टमेंट आईडी आएगा, वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से है तो वो अब हम आईडी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड अब हम उसमें लगाएंगे फॉरेन की का रिलेशन। फॉरेन की का रिलेशन कैसे लगाते हैं, कॉलम का नेम जो हमें एम्प्लॉय टेबल में डालना है उसका डेटा टाइप यहाँ पे हम देंगे फॉरेन की रेफरेंसेस, फॉरेन की रेफरेंसेस। एंड कौन से कॉलम के सॉरी कौन से टेबल के ऊपर हमें रेफरेंस देना है, हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल के आईडी, डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम के ऊपर रेफरेंस देखते हैं। यही टेबल है कि हमारा डिपार्टमेंट टेबल का नाम एंड डिपार्टमेंट आईडी कॉलम का नाम है, ऐसा ही देना पड़ेगा हमें, डिपार्टमेंट टेबल का नाम एंड ब्रैकेट में कॉलम का नेम। ओके, अब हम इसे क्रिएट करते हैं, F5 एग्जीक्यूटेड। ओके, हो गया ये। अब हम इसके ऊपर वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। ओके, मैं यही कॉपी करती हूँ। अब हमें यहाँ पे देना पड़ेगा डिपार्टमेंट आईडी। सपोज पहला स्टूडेंट का 1 है डिपार्टमेंट आईडी, दूसरे स्टूडेंट का मेरा 1 है। ओके, मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, 2 रोज हमने सिलेक्ट कर दिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और स्टूडेंट इंसर्ट करते हैं। डेटा देखते हैं, देखो पहला विशाल है तो उसके लिए डिपार्टमेंट आईडी 2 है। ओके, एंड हमें के अब हम देखेंगे डिपार्टमेंट का भी मैं डेटा यहाँ पे रिट्रीव करती हूँ। देखो पहला स्टूडेंट विशाल, डिपार्टमेंट आईडी 2, तो हम डिपार्टमेंट टेबल में जाके देख सकते हैं वो एडमिन का है, उसका लोकेशन पुणे है। ओके, सेम अब उसी तरह से सपोज मैं एक और स्टूडेंट इंसर्ट करती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, ऐसा नंबर डालती हूँ जो हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है, वो डिपार्टमेंट ही नहीं है हमारे पास। वैसा मैं अगर सपोज यहाँ पे नंबर डालती हूँ तो क्या आता है वो अब हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसा आईडी डाल दिया जो हमारे डिपार्टमेंट में है ही नहीं, एग्जीक्यूट कर दिया। देखो वो क्या बोल रहा है, फॉरेन की का यहाँ पे वो एरर बता रहा है। मींस फॉरेन की कंस्ट्रेंट यूज करके हम दोनों में ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे 3 डाला तो तब अब वो इंसर्ट हो सकता है क्योंकि हमारे पास 3 नंबर का डिपार्टमेंट का आईडी है। ओके, उसने क्या किया, यहाँ पे मैंने 15 डिपार्टमेंट आईडी इंसर्ट किया तो उसने इंसर्ट नहीं किया टेबल में क्योंकि हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी में 15 नंबर का डिपार्टमेंट आईडी ही नहीं है। ओके, सो ये है हमारा सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या बोलता है, ओके, ए रिलेशनशिप विल बी इन थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म इट एंड इट इज इन सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म एंड नो ट्रांजिशन डिपेंडेंसी एग्जिट। मीन्स थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी फॉलो करना चाहिए। ओके, ए नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म मस्ट फॉलो फर्स्ट एंड सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, मस्ट फॉलो सेकेंड एंड फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। एंड वो क्या बोल रहा है, एंड नो ट्रांजिशन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। मीन्स इसका मतलब अब हम देखते हैं, नो ट्रांजिशन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट मीन्स क्या रहता है वो अब हम देखते हैं। ट्रांजिशन डिपेंडेंसी मीन्स क्या वो हम देखते हैं। ओके, मैं यही एम्प्लॉय टेबल फिर से क्रिएट करती हूँ। ओके, मैं अब खाली क्या करती हूँ, ये ए रेफरेंस निकालती हूँ, मुझे अभी के लिए उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। ओके,
तो ठीक है, देखते हैं हम। यहाँ पे मैं एक और कॉलम बनाती हूँ। सपोज मैंने निकाला, मैंने यहाँ पे सैलरी के लिए सैलरी का टेबल डाल दिया, मंथली सैलरी करके। सैलरी का डेटा टाइप आएगा इंट, कॉमा, और ईयरली सैलरी का भी मैं डालती हूँ इसके अंदर। ओके, उसका डेटा टाइप आएगा इंट। मैंने टेबल क्रिएट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, मैं यही डेटा डालती हूँ नीचे। ओके, पहला स्टूडेंट है मेरे पास विशाल। ओके, विशाल का मंथली सैलरी, यहाँ पे आईडी निकाला है हमने, एज के बाद मंथली सैलरी है। सपोज विशाल का मंथली सैलरी है 10,000, तो ईयरली आएगा 1,20,000। सेम इसी तरह से मैं एक और यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ, 2 नंबर का स्टूडेंट। सपोज 2 नंबर का मैं यहाँ पे डालती हूँ स्वाति। पहला विशाल है हमारे पास, एज चेंज करती हूँ, और सपोज मंथली सैलरी यहाँ पे मैं करती हूँ 40,000, सो ये आएगा 480। मेरे पास 2 एम्प्लॉय है, पहला एम्प्लॉय विशाल, दूसरा एम्प्लॉय है स्वाति। मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ, डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया, मैं डेटा रिट्रीव करती हूँ नीचे। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मंथली सैलरी है, ईयरली सैलरी है, पहला आईडी है। ये जो टेबल है उसने फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी हमारा फॉलो किया, उसने हर एक के लिए प्राइमरी की लगाया। ओके, table in third normalization form must follow first normalization form and as well as second normalization form. ओके, एंड इसमें क्या है, मेरे पास पहला विशाल नाम का स्टूडेंट है, सॉरी एम्प्लॉय है, उसका आईडी 1 है। 1 आईडी वाले एम्प्लॉय का एज 25 है। 1 आईडी वाले एम्प्लॉय की मंथली सैलरी 10,000 है। 1 आईडी वाले एम्प्लॉय की ईयरली सैलरी इतनी है। लेकिन यहाँ पे देखो अब हम क्या क्या हो रहा है, 10,000 मंथली सैलरी जिस एम्प्लॉय के है उसका आईडी 1 है। 1,20,000 ये जो है कॉलम, एक कॉलम एक्चुअली इसके ऊपर डिपेंड है कि इसके ऊपर डिपेंड है। ओके, ये बताओ अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। ये जो कॉलम आ रहा है हमारा, वो प्राइमरी की के टेबल से ज्यादा इस मंथली सैलरी के टेबल के ऊपर डिपेंड है। सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे 20,000 कर दिया 10,000 की जगह, तो ऑटोमेटिक ये जो कॉलम है वो चेंज होगा। मीन्स हमारा ईयरली सैलरी का जो कॉलम है वो प्राइमरी के टेबल से ज्यादा मंथली सैलरी के टेबल के ऊपर डिपेंड है। सो एक्चुअली ये दोनों भी कॉलम यहाँ पे रखने की जरूरत है क्या हमें? हम खाली मंथली सैलरी से भी पता कर रहे हैं कि उसका ईयरली सैलरी क्या है। अगर हमने खाली ईयरली सैलरी का डाल दिया तो भी चलेगा, ये दो दो स्पेसिफाई करने की यहाँ पे क्या जरूरत है? एक्चुअली ये आता है हमारे थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में। ओके, नो ट्रांजिशन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, मींस ऐसा कॉलम जो हमारे प्राइमरी के टेबल से ज्यादा किसी और टेबल के ऊपर डिपेंड है, वो हम कॉलम यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। उससे हमारी मेमोरी स्पेस भी वेस्ट होगा और वो मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है। ओके, सो देयर शुड नॉट बी अ डेटा, देयर शुड नॉट नो ट्रांजिशन डिपेंडेंसी एग्जिट। सो ऐसा कॉलम हमें बनाने की जरूरत नहीं है जो प्राइमरी से ज्यादा किसी और टेबल के कॉलम के ऊपर डिपेंड है। सो मैं यहाँ पे ईयरली सैलरी का टेबल यहाँ पे हमें नहीं देना चाहिए। ओके, सो ये है हमारे 3 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। एक्चुअली देयर आर 6 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, बट बेसिकली 1 to 3 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हम यहाँ पे थेरी मोस्टली देखते हैं। ओके, सो ये है नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द सीक्वेंस। ये जो नॉर्मलाइजेशन इट इज एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम डेटा इंसर्ट करते हैं हमारे डेटाबेस में। ओके, सो आज हमने नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म देख लिए। ओके, हमारे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कुछ ऑपरेटर है, वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय, डिस्टिंग कब यूज करते हैं, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, इन ऑपरेटर। ओके, ये सब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। देन एग्रीगेट फंक्शन है, काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मीन, ए एग्रीगेट फंक्शन अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू।